आज भी अपने देवर फरीद के दोस्तों को खुश करके थक गई थी और थकन से चूर होकर मैं बिस्तर पर आकर लेट गई तो देखा कि सुबह की सुर्खी फैलती जा रही थी। मैंने पर्दे गिरा दिए और आंखें बंद करके नींद की आगोश में चली गई। कई बार सोचा कि अपने देवर से कहूं कि मुझसे अब उसकी और उसके दोस्तों की खिदमत नहीं होती है। सारी रात मैं फरीद और उसके दोस्तों को खुश करने में गुजार देती हूँ, फिर दिन चढ़े तक सोती रहती थी और मेरे घर का सारा काम वैसे का वैसे पड़ा रहता था। किचन में जाओ तो बर्तनों का पहाड़ रोने के लिए मेरा मुंतजिर होता था। खाना अलग से बनाना पड़ता था। मैंने कई बार अपने देवर से कहा था कि मैं थक गई हूँ सारी रात तुम्हारे दोस्तों का साथ देकर, कम से कम दिन का खाना तो होटल से लेकर आया करो, लेकिन वो तो मेरी एक नहीं सुनता था। शायद उसे मजा आता था मुझसे मुशक्कत करवाने में, और मैं तो थी ही उसके हुक्म की गुलाम। मेरा शौहर तो सालों से परदेश में जाकर मुझे भूल ही गया था और मेरे आगे पीछे भी कोई नहीं था। मायके में मुमानी होती थी जिसने मुझे रुखसती के वक्त ही कहा था कि वापस मत आना, और जब मैं शौहर के मुल्क से बाहर जाने के बाद मुमानी के पास भी रहने के लिए गई तो उन्होंने मुझे कहा कि मेरे लिए उनके घर में कोई जगह नहीं है, उनकी अपनी जवान बेटियां हैं और खर्चा बहुत ज्यादा है। अगर मेरा शौहर बाहर से मेरे लिए पैसे भेजता तो शायद मुमानी इस लालच में मुझे अपने साथ रख लेती, लेकिन मेरा शौहर मुझे भूल गया था। मुझे शक था कि शायद उसने वहां शादी कर ली होगी। हालांकि वो पैसे कमाने के गर्ज से गया था, लेकिन ऐसा गया कि वापस ही ना लौटा। साल में 2 बार फोन करके खैरियत पूछ लिया करता था और थोड़े बहुत पैसे फरीद के अकाउंट में भेज देता था, और मैं पैसों के लिए फरीद की मोहताज थी। घर में मेरा छोटा सा बेटा जो 3 साल का था और मेरा देवर ही थे। पिछले मोहल्ले में मोहल्ले वालों ने मेरा जीना हराम कर रखा था। उनका यही एतराज था मैं जवान जहान लड़की हूँ और अपने जवान देवर के साथ अकेले घर में नहीं रह सकती हूँ। मोहल्ले के माहौल पर अच्छा असर नहीं पड़ता है ऐसी बातों से। मोहल्ले वालों ने कहा कि या तो अपने मायके चली जाओ या फिर ये मोहल्ला ही छोड़ दो। जब मायके के दरवाजे मुझ पर बंद हो गए तो मैंने और फरीद ने मजबूर होकर मोहल्ला छोड़ दिया, और फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरे दिल से शौहर का ख्याल निकलता चला गया और फरीद का ख्याल मेरे दिल में घर कर गया था। मुख्तसर ये कि मैं फरीद की मोहब्बत में अंधी हो चुकी थी। मेरी पूरी कोशिश थी कि मेरा शौहर वहीं से मुझे तलाकनामा भिजवा दे और मैं फरीद से निकाह कर लूं और सुकून से उसके साथ अपने घर में रहूं, क्योंकि मैं एक औरत थी और औरत एक बेल की मानंद होती है जिसको सहारे के लिए हमेशा तलाश रहती है। मिल जाए तो ठीक, नहीं तो वो किसी के कंधे पर भी सहारा लेने को तैयार हो जाती है। मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल था। पुराने मोहल्ले में जो घर था वो मेरे ससुर का अपना था। हमने उसको किराए पर चढ़ाकर दूर कहीं किराए पर ही दूसरा घर ले लिया था। मुझे नहीं मालूम कि मेरा शौहर फरीद के अकाउंट में कितने पैसे भेजता है। कभी मुझे लगता था कि वो ज्यादा पैसे भेजता है और फरीद मुझे कम पैसे देता है। कभी लगता मेरा शौहर वाकई में बहुत कम पैसे भेजता है, जो साल में 2 बार फोन करके सिर्फ अपने बेटे की खैरियत पूछता है, और इससे क्या उम्मीद की जा सकती थी। अपने शौहर की तरफ से मुकम्मल मायूस होने के बाद मैंने फरीद से शादी का फैसला कर लिया था। मेरा दिल कर रहा था कि इस बार अगर मेरे शौहर का फोन आए तो मैं उसे साफ साफ तलाक का मुतालबा करूंगी, लेकिन इससे पहले मुझे फरीद से बात करनी थी। जब मैंने फरीद से बात की तो वो सोच में पड़ गया। फिर उसने कहा कि बात तो भाभी तेरी ठीक है, वैसे भी तू घर संभाल रही है, तेरा बेटा भी मुझे बाप की तरह ही समझता है, लेकिन मैं तुझसे शादी सिर्फ इस शर्त पर करूंगा कि तू मुझे और मेरे दोस्तों को राजी रखे। फरीद की बात सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई थी। वो भी मुझसे शादी करने के लिए राजी था, लेकिन उसकी अजीबो गरीब शर्त मेरी समझ में नहीं आई थी। लेकिन जो भी था, मैं फरीद मुझे सहारा देने को तैयार था और मैं उसकी हर शर्त मानने को तैयार थी। अब मैं फरीद के हाथों की कठपुतली बनकर रह गई थी। उसके पुराने मोहल्ले के दोस्त थे जो इस मोहल्ले में भी आने जाने लगे थे। ये उसके पक्के दोस्त थे। मैं उसके सारे दोस्तों को जानती थी। वो पुराने मोहल्ले में भी हमारे घर में आते रहते थे और फरीद के साथ मिलकर शतरंज खेलते रहते थे। वो लोग वहां भी सारी सारी रात शतरंज खेलते थे और यहाँ भी आ गए थे। अब मेरा काम यही था कि मैं फरीद और उसके दोस्तों को खुश रखूं। मुझे ऐसा हर हाल में करना था कि फरीद ने शादी के लिए बस यही शर्त रखी थी। अब उसके दोस्तों ने रोज का मामूल बना दिया था कि वो रात 12 बजे शतरंज खेलने आते थे, जब सारा मोहल्ला सो जाता था। फिर वो सारी रात इसी घर में शतरंज खेलते, चाय पीते, खाना भी मैं ही उनके लिए बनाती। फरीद की फरमाइश थी कि जब उसके दोस्त आए तो मैं उनके सामने बैठ जाऊं। मजबूरन मुझे उसके दोस्तों के सामने बैठना पड़ जाता था। वो शतरंज खेलते थे और मैं उन्हें देखती रहती थी। मैं रात भर उन्हें खुश करने में लगी रहती ताकि फरीद मुझसे खुश हो जाए। उन्हें हर 1 घंटे बाद चाय चाहिए होती थी। मैं उनके लिए चाय बनाती थी। फिर उन्हें भूख लगती थी तो कभी अंडा फ्राई करके दिया तो कभी कुछ और बना के दिया। ऐसा महसूस होता था कि ये लोग सारा दिन कुछ खाते पीते नहीं थे और यहाँ आकर दिन और रात दोनों का खाना मिलकर एक साथ खाते थे। कभी आधी रात को बिरयानी की फरमाइश कर देते और मैं किचन में गर्मी में मर मर कर उनके लिए बिरयानी बनाती थी। तो कभी उनको पाए चाहिए होते थे तो कभी कोरमा। हर रात उनकी एक नई फरमाइश होती थी
और मैं उनकी फरमाइशें पूरी कर 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 आदी हो गई थी। लेकिन पैसे खर्च करने में उसके दोस्त भी दरेग नहीं करते थे। खाना बनाना तो एक अलग काम था जिससे मैं थक जाती थी। मुझे कोई मसला नहीं होता था, लेकिन मुझे उनकी नज़रों से खौफ आने लगा था। वो लोग मुसलसल मेरे चेहरे का जायजा लेते रहते। जब मैं किचन में खाना बना रही होती तो उसका कोई दोस्त बहाने से किचन में आ जाता था किसी काम के लिए, और फिर वो थोड़ी देर खड़े रहकर मुझसे बेतकल्लुफ होने की कोशिश करता। मैं बगैर दुपट्टे के गर्मी में किचन में काम कर रही होती तो इस तरह से वो लोग आते थे तो मैं घबरा जाती थी और फौरन से दुपट्टा ओढ़ लेती थी। कुछ ही अरसे में मुझे एहसास हो गया था कि फरीद के दोस्त ठीक किरदार के नहीं हैं। उनकी मुझ पर अच्छी नज़र नहीं है। वो अपनी हुदूद से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे समझ नहीं आती थी कि आखिर फरीद ने इन सबको इतना सर पर क्यों चढ़ा रखा है। क्या फरीद को नज़र नहीं आ रहा कि उनकी हरकतें दिन ब दिन अजीब होती जा रही हैं? और उनकी खिदमत करने के लिए फरीद बहुत सारा राशन, मुर्गी वगैरह लेकर आता था। इस महंगाई के दौर में मैं सोचती थी कि इतना पैसा फरीद के पास कहाँ से आता है। अब तो मेरा शक यकीन में बदल गया था कि मेरा शौहर बहुत ज़्यादा पैसे फरीद को भेजता है और वो मुझे कहता है कि मेरे शौहर ने तो बिल्कुल कुछ रकम नहीं भेजी है। ऐसा कैसे हो सकता था कि वो अपने बेटे से गाफिल रहे और उसका खर्चा पूरा ना भेजे? अब तो मुझे बहुत सारी बातों की समझ आ गई थी, लेकिन मेरे शौहर से फरीद के फ़ोन पर ही राब्ता होता था और इसमें भी मेरे शौहर का मिजाज अजीब महसूस होता था, जैसे कि मुझसे नाराज़ हो। मुझे अपना कसूर समझ में नहीं आता था कि मेरा शौहर आखिर क्यों मुझसे नाराज़ है। बस कहता था बेटे से बात करवाओ, और बेटे से बात करने के बाद फ़ोन बंद कर देता था। उसके इसी रवैये ने मुझे फरीद की तरफ मुतवज्जे किया था, वरना मैं बेवफा औरत नहीं थी, लेकिन मुझे भी मोहब्बत और तवज्जो चाहिए थी। फरीद ने मेरा बहुत ख्याल रखा था, जिसकी वजह से मेरे दिल में उसके लिए मोहब्बत पैदा हो गई थी। एक रात मेरे देवर ने कहा कि उसे घर से बाहर किसी ज़रूरी काम से जाना है तो मैं शतरंज खेलने में उनके दोस्तों की मदद करूं और उनके साथ बैठकर शतरंज की बाजी खेलूं। देवर की बात सुनकर तो मैं घबरा गई। मैं साफ अल्फाज में उससे नहीं बता पा रही थी कि उसके दोस्त शरीफ लोग नहीं हैं, लेकिन उसकी हर बात मानना मेरी मजबूरी थी। इसीलिए देवर घर से बाहर चला गया और मैं उन चारों के साथ बैठकर शतरंज खेलने लगी। वो सब शतरंज खेलते जा रहे थे और मेरी तरफ अजीब नज़रों से देख रहे थे। मुझे फरीद पर गुस्सा आने लगा था कि वो किस किस्म का बेगैरत इंसान था जो मुझे अपने 4 दोस्तों के बीच में अकेले घर में बैठाकर बाहर निकल गया था, आधी रात को, वो भी। सच कहते हैं मोहब्बत अंधी होती है, और मैं भी फरीद की मोहब्बत में अंधी हो गई थी। मुझे उसका और उसके दोस्तों का किरदार नजर नहीं आ रहा था, लेकिन आज जो हो रहा था वो मेरी बर्दाश्त से बाहर था। मोहब्बत में मजबूर होकर मैं फरीद के इशारों पर चलने लगी थी, लेकिन आज मेरा ज़मीर भी मुझे मलामत कर रहा था कि आखिर मेरी ऐसी भी क्या मजबूरी थी कि मैं 4 नामहरम लड़कों के बीच में बैठकर उनके साथ शतरंज खेल रही हूँ और वो मुझे बेशरम नज़रों से देख रहे हैं। आखिर क्या रिश्ता था मेरा इन चारों से कि मैं इनकी खिदमत करने पर मामूर थी। जिंदगी में पहली बार मैं इस तरह से सोच रही थी। शायद मेरे अंदर अच्छी लड़की मौजूद थी जो मुझे ये बावर कराने की कोशिश कर रही थी कि जहाँ मैं बैठी हुई हूँ ये मेरी जगह नहीं है। मुझे बुरा महसूस हो रहा था। अचानक ही मैं वहाँ से उठी और जाने लगी तो इनमें से एक लड़के ने मेरा हाथ पकड़ लिया और गंदी ज़बान इस्तेमाल करते हुए मुझे वहाँ रोकना चाहा। तो एक और लड़का जो बाकी दोनों के मुकाबले में थोड़ा शरीफ था महसूस होता था, वो उठा। उसने उस लड़के को मारना शुरू कर दिया और उनके माबैन लड़ाई और हाथापाई शुरू हो गई। ये सारा मंजर देखकर तो मेरी रूह कब्ज होने लगी थी। ये सब क्या हो रहा था? वो लोग अब आपस में बहुत बुरे तरीके से लड़ रहे थे। इनमें से जो एक लड़का था जो मेरी हिमायत में उन तीनों से लड़ रहा था वो बहुत गुस्से में था। अचानक ही एक ने पिस्तौल निकालकर उस अच्छे लड़के को गोली मार दी और फिर वो लड़का वहीं पर गिर गया और बाकी सारे लड़के भाग गए। ये मंजर देखकर तो मैं परेशान हो गई। गोली की आवाज़ पूरे मोहल्ले में गूंजी थी। बाकी तीनों भाग गए थे। वो लड़का जिसे गोली लगी थी, जो मेरी हिमायत कर रहा था, उसने अपनी आखिरी सांसों में मुझसे कहा कि फरीद तुम्हारे साथ धोखा कर रहा है। वो रोज़ाना यहाँ पर शतरंज खेलने वाली वीडियो बनाकर तुम्हारे शौहर को भेजता है और से बताता है कि तुम एक बहुत ही आवारा किस्म की औरत हो। तुम्हें यकीन नहीं आएगा, लेकिन यही सच है कि फरीद ने तुम्हें तुम्हारे शौहर की नज़रों में बहुत गंदा कर दिया है, जिसकी वजह से तुम्हारा शौहर तुमसे बदजन हो गया है। इसीलिए तुम्हारा शौहर बेटे का खर्चा तो भेजता है लेकिन तुमसे बात नहीं करता, क्योंकि वो तुमसे नफरत करता है। फरीद की बातों में आ गया है। मैं भी तुम्हें गलत किस्म की लड़की समझता था, इसीलिए बार बार किचन में आता था, तुमसे बेतकल्लुफ़ होने की कोशिश करता था, लेकिन मुझे अंदाज़ा हो गया था कि तुम एक शरीफ लड़की हो। मुझे देखकर ही तुम फौरन से दुपट्टा ओढ़ लेती थी। फिर मुझे बहुत दुख हुआ और मुझे एहसास हो गया कि फरीद तुम्हारे साथ बहुत गलत कर रहा है। यकीन करो, फरीद ने हमारी नज़रों में भी तुम्हें बहुत बुरा बना दिया था और तुम्हारा शौहर बहुत पैसा भेजता है अपने बेटे के लिए, लेकिन फरीद सारे पैसे जुए में हार जाता है। इसीलिए उसने इन्हीं लड़कों से कर्ज लिया था
और वो कर्ज चुकाने के लिए वो लड़के चाहते थे कि तुम उनके साथ बैठकर उन्हें खुश करो। वो सब लड़के तुम्हारे हुस्न पर फरीफ्ता हो गए थे। यकीन मानो तो मुझे भी तुम्हारा हुस्न बहुत अच्छा लगा, तुम बहुत खूबसूरत हो। लेकिन जब मुझे एहसास हो गया कि तुम एक शरीफ लड़की हो तो मुझे तुम्हारा बहुत दुख हुआ कि फरीद तुम्हारे साथ बहुत गलत कर रहा है। यकीन मानो वो कभी भी तुमसे शादी नहीं करेगा, वो सिर्फ तुम्हें इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि उसे पता है कि अगर वो तुम्हें छोड़ देगा तो तुम्हारा शौहर अपने बेटे का खर्चा भेजना बंद कर देगा, और इसी खर्चे पर तो फरीद पल रहा है। तुम्हारा शौहर लाखों की रकम भेजता है हर महीने फरीद को, जिससे वो चंद हजार रुपए तुम्हें देता है और कहता है कि तुम्हारे शौहर ने इतने ही पैसे भेजे हैं। हालांकि ये सब झूठ है, फरीद का यकीन मत करना। अभी भी वक्त है, अपने शौहर से बात करके उसकी गलतफहमी दूर करो और उसके पास चली जाओ या उसे यहाँ बुला लो, लेकिन फरीद पर एतबार मत करना। वो लड़का अपनी आखिरी सांसों में ये बातें कहकर दम तोड़ गया था और मुझे उसके हर हर्फ पर यकीन था, क्योंकि आखिरी सांसों में कोई भी शख्स गुनाह नहीं करता है। उस लड़के को यकीन हो गया था कि वो मरने वाला है, इसीलिए उसने सारी सच्चाई मुझे बता दी ताकि वो इस दुनिया से जाते जाते मेरा भला कर जाए और खुदा उससे राजी हो जाए। थोड़ी देर में पुलिस आ गई थी। उस लड़के ने पुलिस को मरने से पहले बताया कि उसे दूसरे लड़कों ने गोली मारी है, वरना तो पुलिस यही समझ रही थी कि मैंने उस लड़के को गोली मारी है। शुक्र है कि पुलिस के आने तक वो लड़का जिंदा था और उसने अपना बयान दे दिया, वरना मैं तो आज जेल में होती उसके ही कत्ल के जुर्म में। पुलिस ने उन तीनों लड़कों का पीछा किया और उनको पकड़ लिया, और वो लड़का जो मर गया था उसके घर वाले उसकी लाश ले गए। मुझे उस लड़के के मरने का बहुत अफसोस था। इसके बाद मैंने शौहर को फ़ोन करके उसकी सारी गलतफहमी दूर की और रो रो कर उससे माफ़ी मांगी, तो वो मुझसे बहुत नाराज़ था। उसने मुझसे कहा कि तुम बच्ची तो नहीं हो कि फरीद की बातों में आ गई हो। मेरे शौहर ने इतनी जल्दी मुझे माफ़ नहीं किया था। फिर मैंने उससे कहा कि हमारा एक बेटा भी है, बेटे की खातिर मुझे माफ़ कर दो और वापस आ जाओ। तो मेरे शौहर ने बताया कि उसने वहाँ दूसरी शादी कर ली है, क्योंकि फरीद ने उसके दिल में मेरे लिए इतनी नफरत भर दी थी कि उसका दिल नहीं चाहता था मुझसे बात करने का। अपने शौहर की दूसरी शादी का सुनकर तो मैं बहुत रोई। काफ़ी अरसा मिन्नतें करने के बाद मेरे शौहर ने मुझे माफ़ कर दिया, लेकिन वो वापस फिर भी नहीं आया था। अपनी दूसरी बीवी के साथ वहाँ पर था, लेकिन उसने इतना पैसा भेज दिया था कि मैंने एक कमरे का अलग छोटा सा फ्लैट खरीद कर अपने बेटे को वहाँ रख लिया और इज्जत की ज़िंदगी गुजारने लगी। मेरे शौहर ने एक बूढ़ी मुलाजमा का बंदोबस्त किया था मेरे लिए, जो उसी के गाँव से कोई दूर की रिश्तेदार थी। वो बूढ़ी औरत मेरे साथ आकर रहने लगी और घर का काम भी थोड़ा बहुत कर दिया करती थी। कुछ सालों बाद मेरा शौहर वापस आ गया। उसकी दूसरी बीवी ने उसे धोखा दिया था और वो किसी और के साथ भाग गई थी। दूसरी बीवी से एक बेटी थी जिसे वो साथ लेकर आया था। मैंने बेटी को गले से लगा लिया और आज मैं अपने घर में अपने शौहर के साथ खुश और खुर्रम जिंदगी गुजार रही हूँ। आज भी मैं जब भी नमाज पढ़ती हूँ तो दुआ के लिए हाथ उठाती हूँ और सबसे पहले दुआ मेरे दिल से उस लड़के के लिए निकलती है जिसने फरीद की सच्चाई मुझे बताई और दुनिया से जाते हुए वो मेरा भला कर गया। और आज मेरा घर एक बार फिर से आबाद हो गया था, सिर्फ और सिर्फ उस लड़के की वजह से। यकीनन अल्लाह उसे जन्नत में जगह देगा कि जितना भला वो मुझ गरीब का करके गया था, यकीनन उसके लिए आगे जन्नत ही होगी।